देखिए बेटा, कल आपको बायो सेवर्ट का नियम पढ़ाया गया था। तो बायो सेवर्ट के नियम में आपने ये पढ़ा कि कोई छोटा सा अवयव हो जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, उसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो कल आपने ये पढ़ा बायो सेवर्ट के नियम में कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही हो तो अल्पखंड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी था उसकी वैल्यू थी μ0/4πI/dl sin θ/r का स्क्वायर। ये कल आपने पढ़ा था। अब यहाँ पे कल आपने ऑर्स्टेड के प्रयोग में ये देखा कि वैद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र की एक पर्टिकुलर दिशा होती है। अगर वैद्युत धारा की दिशा बदल दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा बदल जाती है। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक सदिश राशि है। अगर चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है तो उसकी दिशा होगी, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए यहाँ पे आपको दो नियम दिए गए हैं। पहला है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। अब दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 क्या कहता है कि आप अपने दाहिने हाथ की हथेली को पूरा फैला लीजिए, ठीक है। और उसमें ये अंगूठा जो है यदि धारा की दिशा में रख दें और ये जो चारों फिंगर हैं ये उस बिंदु की ओर हों जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो जो हथेली से धक्का देने की दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे मान लीजिए कि ये चालक तार है, इस चालक तार में इस दिशा में धारा बह रही है और आपसे ये कहा जाए कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये पॉइंट P है, यहाँ पे आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 क्या कहता है कि आप अपने हाथ को ऐसे रखें, यानी कि ये चारों उंगलियां आपकी कहाँ हो, इस पॉइंट P की ओर, और जो आपके अंगूठे थंब की जो डायरेक्शन हो वो करंट की डायरेक्शन में हो। तो हथेली से धक्का देने की दिशा, धक्का आप इधर की ओर दोगे तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब जैसे यहाँ पे पूछा जाए तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, डॉट होगी। डॉट का मतलब कल हमने आपको बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर निकल रहा हो। अगर यही बात पूछा जाए कि दूसरे साइड में इस पॉइंट पे अगर पूछा जाए, मान लीजिए हम कह रहे हैं कोई पॉइंट है P', यहाँ पे इस बिंदु पे अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी फिर आप वही रूल अप्लाई करिए, हथेली को फैलाइए। अब हथेली को आप ऐसे देखिए, यहाँ पे तो आपने ऐसे रख दिया, ये अंगूठे की दिशा धारा की दिशा हो गई और ये जो आपकी चारों उंगलियां हैं पॉइंट P की ओर हो गई। अब हथेली से धक्का देने की दिशा कहाँ है, ब्लैक बोर्ड के, ये व्हाइट बोर्ड के तल के अंदर की ओर। और अगर ये इसके तल के अंदर की ओर है, इसका मतलब कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से। तो पहला नियम यही है आपका दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 कि हम अपने दाहिने हाथ को पूरा फैलाएं, अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा में हो और चारों उंगलियां जो हैं वो उस बिंदु की ओर हो जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। दूसरा आपका नियम है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम जो है, इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे पेंच है, मान लीजिए कि ये आपका पेचकस है, तो पेंच की नोक की दिशा को हम ये मान लें कि ये वैद्युत धारा की दिशा है।
तो पेंच को कसने के लिए आप अपनी उंगलियों को जिस दिशा में घुमाएंगे, ये आपका अंगूठा हुआ और ये उंगली हुई, तो इसको घुमाएंगे तो जो आपके अंगूठे के घूमने की दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, जबकि नोक की गति की दिशा क्या रिप्रेजेंट करे, वैद्युत धारा की दिशा। जैसे मान लीजिए कि यह आपका पेंच है, ये आपका पेंच है, पेंच को आप घुमा रहे हैं और पेंच जा रहा है ऊपर की ओर, ये धारा की दिशा हुई, और ऊपर की ओर जाने के लिए आप अंगूठे को ऐसे घुमाएंगे, तो जो ये दिशा हुई ये किसकी दिशा हुई आपकी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हुई। अगर पेंच आपका नीचे की ओर आ रहा हो, जैसे अगर धारा की दिशा नीचे की ओर हो गई, यानी कि जो पेंच है आपका नीचे की ओर आ रहा हो, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पेंच में किधर की ओर हो जाएगी, अब ये इस दिशा में हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यानी कि इधर से यहां पे आप देखिए ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहां से ये डॉट पॉइंट और इधर ये क्रॉस होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए ये नीचे की ओर आ रहा है, धारा की दिशा कहाँ हुई, इसमें नीचे की ओर, तो ये जो आपका पॉइंट होगा यहाँ पे, अब ये आपका धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ से निकल रही है और यहाँ की ओर अंदर की ओर जा रही है, तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा। तो ये दोनों आपके नियम है कि किसी चालक तार में जो चुंबकीय धारा प्रवाहित हो रही हो, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो निर्भर करती है वैद्युत धारा की दिशा पर। तो वैद्युत धारा की जो दिशा है, वैद्युत धारा की दिशा में पेंच के नोक की गति की दिशा, तो जो आपके अंगूठे के घूमने की दिशा हुई वो आपके उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हुई। और किसी भी चालक तार में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो रिंग के फॉर्म में होगा, उसके चारों ओर एक वलय बनाता है, तो उस वलय की ही दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। और किसी बिंदु पर दिशा क्या होगी कि जो ये लाइन आप ड्रा करोगे, इस पे किसी पॉइंट पे आप स्पर्श रेखा खींचिए, यानी कि जो जैसे मान लीजिए कि ये चालक तार है आपका और ये कहा जाए कि ये चुंबकीय क्षेत्र हुई, तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, यहाँ पे आप उस पे स्पर्श रेखा खींचिए, जो स्पर्श रेखा की दिशा हुई वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हुई। ठीक है, तो ये दोनों नियम आपके हैं, एक दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 और एक है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। इसे दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 कहते हैं, इसलिए कि आगे आपको दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 भी मिलेगा। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग। तो बायो-सेवर्ट के नियम का जो पहला अनुप्रयोग है वो है परिमित लंबाई के चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब आपका है बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग। पहला क्या है, परिमित लंबाई के चालक तार परिमित लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब जो पहला आपका है परिमित लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए कि ये परिमित लंबाई का चालक तार है, चालक तार को कोई नाम दे दीजिए, मान लीजिए ये CD, ये CD चालक तार है, इसमें I वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है,
अब मान लीजिए कि इसमें आपने एक छोटा सा एलिमेंट, एक छोटा सा खंड ले लिया इसका DL। इस खंड DL के कारण इससे यहां पे कोई पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए आपने यहां पे पॉइंट ले लिया P। बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान। मान लीजिए कि यहां से देखिए ये आपका चालक तार हो गया, यहां पे छोटा सा आपने अवयव ले लिया DL, और इससे मान लीजिए ये यहां से एंगल बना रहा है D5, और यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा। ये दूरी है आपकी R, और यहां से इसकी जो लंबवत दूरी है वो मान लीजिए दिया है X। ठीक है। अब आपको ये फाइंड करना है कि इस चालक तार में प्रवाहित धारा के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब देखिए आपने बायो सेवर्ट के नियम में ये पढ़ा हुआ है, एक छोटे से ही एलिमेंट के लिए आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट C से D तक निकालना है, तो आप क्या करिए, सारे छोटे एलिमेंट्स का निकाल के सबका समेशन कर दीजिए, या पॉइंट C से D तक इंटीग्रेट कर दीजिए। आपको पूरे चालक तार के कारण क्या मिल जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए इस अल्पखंड DL के कारण पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र है DB। तो DB का मान किसके बराबर हो जाएगा? DB की वैल्यू हो जाएगी μ0/4 I dl sin थीटा बाई r²। ये कहां से आपने लिया हुआ है? ये आपका है बायो सेवर्ट के नियम से। ठीक है, ये आपने ले लिया बायो सेवर्ट के नियम से। अब अगर यहां पे आप इसको ध्यान से देखें, हमने इसको CD ले लिया, मान लीजिए यहां पे इसको आप नाम दे दीजिए पॉइंट E, इसको कह लीजिए F। यहां से आप इस पे एक लंब डाल दें, और ये मान लीजिए आपका हो गया G। ठीक है, यहां से इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। मान लीजिए कि ये एंगल पूरा है आपका फाई। यहां से ये एंगल हो गया आपका φ1, और यहां से ये एंगल हो गया आपका φ2। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, यहां पे आप आ जाइए अब इस सिर्फ ट्रायंगल EFG। ट्रायंगल EFG को आप ध्यान से देखें, देखो ट्रायंगल EFG ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, ये DL sin थीटा, अगर हम यहां से देखें तो sin थीटा किसके इक्वल होगा? यहां से sin थीटा इक्वल टू, आपने पढ़ा हुआ है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हुआ आपका EG, और कर्ण किसके बराबर है? DL। तो EG किसके इक्वल हो गया? EG हो गया आपका EG इक्वल टू DL sin थीटा। इसका ये मतलब है कि DL sin थीटा की जगह हम EG लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये इक्वेशन है, आप इसको लिख सकते हो कि DB इज इक्वल टू μ0/4 I, और DL sin थीटा की जगह EG/r²। ठीक है, अब यहां से देखिए EG की वैल्यू, अगर आप अब ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल EGP, दूसरा ट्रायंगल देखें कौन सा? ट्रायंगल
डी जी पी से। ये आपका है, ये आपका पॉइंट पी हुआ, ये आपका ई हुआ और ये जी, और ये एंगल कितना है डी फाई। तो अगर हम यहाँ पे यूज करें कि कोण किसके बराबर होता है, चाप बटे त्रिज्या से, वहां से भी कर सकते हो यार। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप ये एंगल बहुत छोटा है, वहां से भी कह सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, या यहां से ही कर लीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो एंगल डी फाई किसके इक्वल हो गया, ई जी डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस क्या है आर। तो ये ई जी किसके इक्वल हो गया, ई जी इज इक्वल टू आर डी फाई। अगले फिगर, अगले फार्मूले में आप लिख सकते हो अब चुंबकीय क्षेत्र डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर डी फाई बाई आर स्क्वायर। एक आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। अब यहां पे देखिए आपको मिल गया, यहां पे फिर से लिख लेते हैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई बाई आर। अब अगर आप इस ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल ओ ई पी, ट्रायंगल ओ ई पी, ट्रायंगल ओ ई पी में अगर हम इसको ले लें कास फाई, तो कास थीटा बराबर आधार बटे कर, ये नहीं होगा, आधार आपका क्या है x, कर्ण क्या है r। तो कास फाई किसके बराबर हुआ, आधार बटे कर्ण। तो कास फाई बराबर x बटे r। तो यहां से r किसके बराबर हो जाएगा, x बटे कास फाई। तो यहां से अगर हम r की वैल्यू यहां पे रख दें, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र dv किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, r की जगह रख दीजिए x बटे कास फाई, r की जगह कास फाई ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया i कास फाई डी फाई बाई एक्स। अब ये आपका हो गया इस छोटे से खंड के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। लेकिन आपको जो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वो परिमित लंबाई के चालक तार C से D, यानी कि यहां से यहां तक निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करिए, आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, कहां से कहां तक, फाई 1 से फाई 2 तक। तो जो कुल चुंबकीय क्षेत्र B हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dB कहां से कहां तक, माइनस फाई 1 टू फाई 2, माइनस फाई 1 से फाई 2। ये यहां हो जाएगा माइनस फाई 1 फाई 2, सबकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, यहाँ पे सारी चीजें कांस्टेंट है। तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एक्स कास फाई डी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एक्स कांस्टेंट है, ये वेरी करेगा नहीं, तो b किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और कास फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई, तो ये आपको मिल गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एक्स साइन फाई 2, साइन फाई लिमिट माइनस फाई 1 टू फाई 2।
या ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/x साइन फाई टू माइनस साइन माइनस फाई 1, ये हो जाएगा साइन फाई टू माइनस साइन माइनस फाई 1, या साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा के। इसको मिटा दे रहे हैं, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/x साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान है, परिमित लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, अब यहां से साइन फाई 1 और साइन फाई 2, अब अगर आपको निकालना हो, ये तो परिमित लंबाई के लिए था। अब अगर ये कहा जाए कि बिंदु P कहां पे है, यानी कि अगर ये अपरिमित लंबाई का हो जाए, पहली कंडीशन होगी। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि बिंदु P जो है वो D के समीप हो या बिंदु P C के समीप हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक नॉर्मल सा फार्मूला हो गया। किसी भी तरह का चालक तार है और उससे कुछ दूरी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो इस फार्मूले से आप इसकी वैल्यू फाइंड, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब इसमें अगर आपसे एग्जाम में मान लीजिए पूछता है कि परिमित लंबाई का चालक तार न हो के वो अपरिमित लंबाई का, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर ये कंडीशन रखी जाए कि चालक तार अपरिमित लंबाई का हो जाए, तो एंगल फाई 1 भी 90 डिग्री का होगा और एंगल फाई 2 भी 90 डिग्री का होगा। यानी कि दोनों ही कंडीशंस में जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो अगर यहां से देखिए पहली कंडीशन अगर आप रखें कि यदि चालक तार अपरिमित लंबाई का हो तो अगर चालक तार अपरिमित लंबाई का होगा तो फाई 1 इज इक्वल टू 90 और फाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री का। उस स्थिति में b की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एक्स साइन 90 प्लस साइन 90। और आपको ये पता है कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू 2 बाई एक्स, 2 से 2 कैंसिल, फार्मूला मिल गया आपको b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई एक्स। दूसरी कंडीशन है अगर ये कहा जाए कि जो आपका पॉइंट ये अपरिमित लंबाई का हो या परिमित लंबाई का हो, अगर ये कहा जाए कि जो बिंदु P है वो किसी एक सिरे के समीप हो, यानी कि ये D के समीप हो या C के, मान लीजिए अपरिमित लंबाई का ही चालक तार है और जो बिंदु P है वो D के सीध में हो या इसके समीप हो। और अगर ये D के समीप होगा, मान लीजिए यहाँ पे है, तो D के समीप होने पर ये एंगल तो 0 हो गया और दूसरा एंगल कितना हो गया, 90। यानी कि यदि बिंदु P D के समीप हो तो जैसे यहाँ पे देखिए तो फाई 2 क्या हो गया, 0, और ये अगर अपरिमित लंबाई का है तो फाई 1 कितना हुआ, 90। तो फार्मूले में क्या हो जाएगा, साइन फाई 1 की वैल्यू 90
और फाई 2 की वैल्यू 0, तो 1 हो जाएगा। तब वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए अब अगर दूसरी कंडीशन में कहा जाए कि यदि क्या हो, दूसरा है कि यदि बिंदु P किसी एक सिरे के समीप हो, किसी एक सिरे के समीप हो, तो किसी एक सिरे के समीप होगा तो एक एंगल 0 हो जाएगा, दूसरा 90 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम D के समीप मान लें तो D के समीप लेने पर फाई 2 क्या हो गया, फाई 2 = 0 और फाई 1 = 90 डिग्री। तब चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई I/x साइन 90 प्लस साइन 0। साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, तो B किसके इक्वल हुआ, μ0/4 पाई I/x